हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक जीएस अड्डा में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का अध्याय नंबर 14 या वीडियो नंबर 14। हाँ, आप लोग एक काम करिए, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए। इतना थोड़ा सा हमारे लिए भी कर दिया करिए, ठीक है ना। आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो इतना कर दिए, सब्सक्राइब और शेयर। घर में जितने लोग हैं, पढ़ने वाले जितने लोग हैं और ना भी हैं, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब शेयर करने का प्रयास किया करिए। चलिए ठीक है, आज हम लोग आते हैं, पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। कल जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे संविधान की विशेषता अभी पूरी नहीं हुई थी। कल हमने आपको 7 तक बताया था, ठीक। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हमने उसको ब्रेक कर दिया था, रोक दिया था। आज उसी से आगे पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है, एकहरी न्यायपालिका की व्यवस्था है। सबसे टॉप पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सबसे टॉप पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दो होते हैं। तो इनके लिए हम एक शब्द बोलेंगे, और भी होते हैं, इसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इनके लिए हम न्यायालय शब्द का प्रयोग करेंगे। अब ये न्यायालय जो है ना, ये इसी को अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता का, यानी इसको स्वतंत्र बनाया गया है। अब स्वतंत्र क्यों बनाया गया है इसको देखेंगे। जैसे अपना एक संघ सरकार या केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार के इस समय कौन है? केंद्र में मोदी जी हैं, और राज्य में विभिन्न जो है सीएम हैं। और हम उदाहरण लेंगे पश्चिम बंगाल का, यानी ममता जी का। ममता बनर्जी का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि विरोध पार्टी यानी विरोधी पार्टी की सरकारें हैं यहाँ पश्चिम बंगाल में, समझाने में आसानी रहेगी। ये बीजेपी वाले हैं और ये टीएमसी हैं, तृणमूल कांग्रेस। ये कांग्रेस से ही अलग हुई है ममता, अलग होकर के नई पार्टी बनाई है, तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी, मोदी और ममता में अक्सर झगड़ा हुआ करता है। तो अर्थात केंद्र तथा राज्य के मध्य झगड़े का निपटारा कौन करेगा? न्यायालय करेगा। अगर न्यायालय स्वतंत्र नहीं होगा तो ये निर्णय हमेशा हो सकता है मोदी के पक्ष में दे, और कल अगर ममता प्रधानमंत्री बनती है तो इनके पक्ष में निर्णय देगा। इसलिए न्यायालय को स्वतंत्र बनाया गया है ताकि ना इनके पक्ष में ना इनके पक्ष में, जो संवैधानिक रूप से सही हो उसके पक्ष में निर्णय दे कोर्ट। इसी वजह से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। अच्छा, जो यहाँ के न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश, इसीलिए न्यायाधीश के वेतन भत्ता अन्य सारे प्रावधान यानी कि जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उसमें कटौती नहीं की जाती है, और इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन, पेंशन, ठीक है ना, भत्ता, ये सब सारी चीज़ें इनको भारत की संचित निधि से दिया जाता है ताकि ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। और जितना एक बार निश्चित कर दिया जाता है फिर उससे कम नहीं किया जा सकता है। यानी कि अब चलिए पहला पॉइंट आप लिखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत संघ तथा राज्य के मध्य होने वाले झगड़े का समाधान न्यायालय के द्वारा किया जाता है, जिसका स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। और स्वतंत्र न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायपालिका के न्यायाधीश का वेतन भत्ता पेंशन संचित निधि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। दो बात। और तीसरी बातें, ये जो न्यायपालिका है ये संविधान का या भारतीय संविधान का निर्वचन अर्थात संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। और व्याख्या शब्द के लिए ना निर्वचन लिखा गया होगा, तो इसको जानते रहिएगा, व्याख्या के लिए निर्वचन शब्द का प्रावधान किया गया है। और न्यायालय को संविधान का पहरेदार कहा गया है, संविधान का प्रहरी या पहरेदार कहा गया है, तथा मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। मूल अधिकारों की रक्षा हमारे मूल अधिकारों की रक्षा न्यायालय करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। जैसे हमारा जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 45 तक का प्रावधान है, वो अगर कोई छीनेगा तो कोर्ट उसे छीनने नहीं देगा, यही कोर्ट हमको दिलवाएगा। इसलिए मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका। बात तीनों एक ही है, इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता है। संविधान की प्रहरी, संविधान में लिखी गई बातों का यदि राज्य या राज्य की सरकार या मोदी सरकार या कोई व्यक्ति अगर उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसको फटकार लगा सकती है कि संविधान से ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, वही उतना किया जा सकता है जो संविधान के अनुसार होगा, इससे इतर नहीं किया जा सकता है। ठीक है।
न्यायपालिका। और आपको एक चीज हम बता दें, जैसे यूएसए में है और भारत में है। भारत में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को संविधान की बातों को, चाहे वह राज्य की हो या संघ की हो, राज्य की हो या संघ की हो, को वर्णित करने का अनुसार है। यानी कि न्यायपालिका ही भारत के संविधान की व्याख्या करता है। जबकि अमेरिका में एक होता है संघीय न्यायालय और एक होता है राज्यीय न्यायालय, यानी राज्य न्यायालय। संघीय न्यायालय संघ के कानूनों की व्याख्या करता है, जबकि राज्य जो न्यायालय होता है राज्य के कानूनों की व्याख्या करता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सारी व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, चाहे वह राज्य वाला झगड़ा हो या राज्य की समस्या हो अथवा केंद्र की समस्या हो, ये सारे यानी समस्याओं का समाधान सुप्रीम कोर्ट करेगा। जबकि अमेरिका में संघ के लिए यानी मोदी के लिए अलग न्यायालय है और योगी के लिए अलग न्यायालय है। मोदी के कामों की व्याख्या केवल ये करेगा और योगी का ये करेगा वहाँ पर, लेकिन अपने यहाँ दोनों एक ही हैं। ऐसा राज्य न्यायालय राज्य के कानूनों की व्याख्या नहीं करेगा। राज्य न्यायालय नहीं, जब के बजाय राज्य न्यायालय के बजाय सर्वोच्च न्यायालय इसकी पूरी व्याख्या करेगा। ठीक, राज्य वाले बातों को भी। चलिए अगला है नम्यता और अनम्यता। ये दो है, नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। सबसे पहले आप ये जानेंगे नम्यता क्या होता है, नम्यता और अनम्यता। नम्यता का मतलब होता है लचीला या फ्लेक्सिबल, लचीला या फ्लेक्सिबल। और अनम्यता का मतलब होता है कठोर और रिजिड। इसका इंग्लिश शायद यही है, कुछ ऐसे रिजिड ही है। नम्यता और अनम्यता, चलिए हम आपको सबसे पहले उदाहरण देकर के समझा देते हैं। नम्यता, ब्रिटेन का संविधान बहुत ही लचीला है, जबकि अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के यहाँ संशोधन बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर संशोधन यानी संविधान में संशोधन आसानी से हो जाएगा तो उसे कहेंगे क्या? लचीला संविधान या नम्य संविधान। अगर संशोधन बहुत कठिनाई से होगा तो उसे क्या कहेंगे? अनम्य संविधान। ऐसा अमेरिका में है, यहाँ पर परिवर्तन करना आसान नहीं है, जबकि यहाँ परिवर्तन करना बहुत आसान है। जबकि जो भारत है यहाँ दोनों का मिश्रण है, अर्थात भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता यानी कठोर और लचीला के मध्य का अनोखा मिश्रण है। उदाहरण के लिए भारत में कहीं कहीं पर संविधान में संशोधन वैसे 3 प्रकार के होते हैं। संशोधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, साधारण बहुमत नहीं लेकिन चलो ठीक लिख दे रहे हैं, साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। और एक है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। और अगला है विशेष प्लस आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक राज्य। ये 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। अगर 100 में से 51 लोग अपना समर्थन दे दिए तो वो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन कहलाएगा। अगर 100 में से, ये सारी बातें ना उपस्थित और मतदान करने वाले पर लागू होगी जो 100 बोल रहे हैं। यानी कि संसद में अगर वैसे संख्या 500 है लेकिन बैठे हैं कितने? 300, और 300 का आधा कितना होगा? 151 होगा, आधे से एक ज़्यादा। अगर इतने लोग अपना समर्थन दे देंगे तो वो साधारण बहुमत के द्वारा। एक आंकड़ा हम समझा रहे हैं, अभी वास्तविकता नहीं बता रहे, केवल आप समझते रहिएगा। नहीं तो कुछ लोग ना दिमाग में उनके ये चल रहा होगा, सर जी तो 272 से भी कम करवा दिए हैं ये वाला।
भैया ऐसा नहीं है, केवल अभी हम समझा रहे हैं आपको, ये वाला जब करवाएंगे ना तब डिटेल में बताएंगे हम आपको। साधारण बहुमत का मतलब 100 में से 51 लोगों का समर्थन, और विशेष का मतलब है जितने बैठे हैं उनमें से 2/3 अर्थात 66 लोगों के द्वारा अगर समर्थन प्राप्त है तो वो विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन कहलाएगा। और तीसरा होता है विशेष के द्वारा तथा आधे से अधिक राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, अर्थात यानी 66 लोग व आधे से अधिक राज्य विधानसभा वाले राज्य से पारित करवाना, ये वाला संशोधन कहलाता है। तो ये जो 3 प्रकार का संशोधन है, कहीं कहीं पर ना भारत में बहुत आसानी से संशोधन हो जाता है और कहीं कहीं पर बहुत कठिनाई से होता है। इसलिए भारत का संविधान आंशिक कठोर और आंशिक लचीला है। ऐसा किसने कहा है? केसी व्हीयर महोदय ने कहा है। भारत का संविधान आंशिक कठोर एवं आंशिक लचीला है, केसी व्हीयर महोदय ने कहा है। जबकि जेनिंग्स महोदय ने कहा है अब भारत का संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है। आप लिख लेंगे दोनों स्टेटमेंट। भारत का संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है, जेनिंग्स ने कहा है, और केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान को आंशिक कठोर और आंशिक लचीला कहा है। ब्रिटेन का संविधान ज़्यादा लचीला है, अमेरिका का संविधान ज़्यादा कठोर है, जबकि भारत का संविधान आंशिक कठोर आंशिक लचीला है। ठीक है, अगला है केंद्राभिमुख संविधान। केंद्राभिमुख का मतलब होता है कि भारतीय संविधान केंद्र की तरफ उन्मुख है, केंद्र की तरफ उन्मुख है। इसका मतलब होता है संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान दोनों की विशेषताएं लिया हुआ है। संघात्मक संविधान और एकात्मक। संघात्मक संविधान में जैसे हमारे संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन यानी कि इसमें कुछ पावर दी गई है किसको? संघ को, और कुछ राज्य को, और कुछ समवर्ती सूची में। अरे 3 सूची पढ़े हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, वही है शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये संघात्मक संविधान के अंतर्गत। और दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, यानी ना हमारे यहाँ मोदी बड़े हैं ना हमारे यहाँ योगी बड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन संविधान सबसे बड़ा है। संविधान क्या है? सर्वोच्च है। और हमारा संविधान है कैसा? लिखित संविधान है, और यह भी संघात्मक संविधान के ही लक्षण है। यह अपरिवर्तनशील है, ऐसा नहीं है कि जो है रोज बदलते रहेंगे। जरूरी प्रावधान बदल सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन यह आसानी से आसानी से परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि यह एक अपरिवर्तनीय संविधान है। और यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका भी विद्यमान है जो निष्पक्ष रूप से निर्णय करता है। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? संघात्मक संविधान के, यानी अधिकारों के बंटवारे वाले संविधान की विशेषता से संबंधित है हमारा भारतीय संविधान। और कहीं कहीं पर हमारा संविधान जो शक्तियों को बांट दिया है केंद्र और राज्य में, उनको अपने में ही यानी केंद्र में ही ले रखा है, या मतलब केंद्र के पास ही सुरक्षित किया है, उसमें राज्य को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया है। हमने कहा संघात्मक ने शक्तियों का बांटे हैं, जबकि कहीं कहीं पर ना हमारा संविधान संघात्मक के बावजूद एकात्मक हो जाता है। एकात्मक का मतलब है कि केवल इसी के पास वो पावर है, बाकी राज्य के पास इससे संबंधित कोई भी पावर नहीं है। जैसे कौन कौन सा विषय है? एकहरी नागरिकता, यानी नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, यानी इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप या राज्य को कोई भी पावर नहीं दी गई है। तो ये कैसा, क्या इसमें राज्य को कुछ पावर है? नहीं है। तो ये कैसा संविधान हो गया? एकात्मक संविधान हुआ कि नहीं? एक के पास ही पावर है, एक के पास ही पावर है, इसलिए एकात्मक संविधान। वो एक है कौन? संघ है। और संघ बोले तो आज मोदी, संघ बोले तो आज मोदी, हो सकता है कल कटप्पा हो सकता है अखिलेश भैया हो सकता है मायावती भी जी हो, ठीक है। तो और दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति। जो हमारे राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करते किसकी सलाह से हैं? प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। यानी ये राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सारी पावर केंद्र में है, संघ में है, राज्य में नहीं है।
और तीसरा है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के निर्माण पर संसद की शक्ति बनाने की क्षमता। नए राज्य अगर निर्माण किया जाएगा तो राज्य को इसमें कोई भी पावर नहीं दी गई है। अभी आगे हम पढ़ाएंगे आपको भाग 1 में, वहां पर पूरा डिटेल हम समझाए हैं। यानी नया राज्य बनाना है या यूपी को 4 भागों में तोड़ना है तो इनसे संबंधित प्रावधान कौन करेगा? संसद करेगा। और अखिल भारतीय सेवाएं में अखिल भारतीय सेवा को सृजित करने का अधिकार मात्र संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। अखिल भारतीय सेवा यानी कि केंद्र सरकार के उच्च पद तथा राज्य सरकार के उच्च पद, केंद्र सरकार के अधीन वाले पद तथा राज्य सरकार के उच्च वाले पदों की सेवा करने वाले विभाग को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। अखिल भारतीय में ना एक तो केंद्र की करते ही करते हैं और राज्य में उच्च पदों पर भी आसीन होते हैं, और ऐसी सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। अखिल भारतीय सेवा में हम आपको एक लाइन बताएंगे, एक होता है IAS और एक होता है IPS, एक होता है IFS। ठीक है, IAS पहले ICS होता था, अंग्रेजों के टाइम में इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा होता था, लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद पटेल ने ICS को IAS नाम दे दिया। इस प्रकार से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक पटेल जी हैं। अंग्रेजों के टाइम में IPS नहीं IP बोला जाता था, इंडियन पुलिस बोला जाता था, लेकिन साल 1947 ईस्वी में IP को IPS कर दिया गया पटेल जी के द्वारा। इसलिए IPS का पिता किसे कहा जाता है? पटेल जी को कहा जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सृजन 1963 में किया गया, इसे लागू किया गया 1966 में। ठीक है, तो ये 3 हैं, IAS, IPS और IFS। और इसके बाद है राज्यसभा की सीटों का असमान प्रतिनिधित्व भी एक एकात्मक संविधान की विशेषता है। यानी जो अमेरिका में आप देखिए, वहाँ जितने राज्य हैं प्रत्येक राज्य को 2 राज्यसभा सीटें मिली हुई हैं, चाहे जनसंख्या कम हो या ज़्यादा। वहाँ के उच्च सदन को सीनेट कहते हैं और वहाँ के लोअर सदन को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि लोकसभा को अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और राज्यसभा को अमेरिका में सीनेट कहते हैं। वहाँ की सीनेट अर्थात राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से जनसंख्या कम हो या ज़्यादा 2 व्यक्ति आते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जैसी जनसंख्या होगा वैसा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए ऐसा किया गया है। और यह किसकी विशेषता है? एकात्मक संविधान की विशेषता है। और कभी कभी ना देखो, एक 3 सूची होती है, एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो ये संघ सूची पर मोदी कानून बनाएंगे, इस पर योगी बाबा बनाएंगे अपने राज्य में, बाकी गुजरात में वही रूपाणी बनाएंगे जो कोरोना को थाम नहीं पा रहे हैं इस समय, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमें तो फिलहाल जो है अभी पेपर के अनुसार जो भी रिपोर्टें आ रही हैं, ये विजय रूपाणी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे, ये दोनों मुख्यमंत्री फेल नजर आ रहे हैं। खैर चलिए देखते हैं। संघ मोदी, राज्य पर कानून कौन बनाएगा? योगी। और समवर्ती पर दोनों लोग बनाएंगे, लेकिन जब दोनों लोगों को टकराने लगेगा तो अच्छा हम और हमारे पापा, यानी कि हम और आप, अगर हम लोग कानून बनाएं और पापा लोग बनाएं एक ही विषय पर कानून और दोनों लोगों का टकराने लगेगा तो किसका मान्य होगा? जरा आप सोचिए, उन्हीं का तो होगा। और नहीं मानेंगे 4 लाठी दे देंगे, सब मान जाओगे, बस वही हाल है। समवर्ती सूची पर दोनों लोग कानून बनाएंगे, लेकिन टकराने पर संघ का ही मान्य होगा। लेकिन राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा। लेकिन कभी कभी राज्य सूची के विषय पर संघ भी यानी संसद भी कानून बना लेता है, बावजूद इसके राज्य सूची का विषय है। यानी कि राज्य सूची के विषय पर कभी कभी संसद भी कानून बनाने लगता है या संसद का राज्यसभा भी कानून बनाने लगता है, अगर ऐसा आवश्यक हो तब। यानी अभी जो हमारा संविधान संघात्मक था, अभी अभी कैसे हो गया? एकात्मक हो गया, क्योंकि ये पावर किसको मिल गई? संसद को दे दी गई।
इसलिए हमारा संविधान संघात्मक संविधान के साथ साथ एकात्मक संविधान की भी विशेषता लिया हुआ है। वेयर ने हमारे संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। वेयर ने अर्धसंघीय संविधान कहा है, अर्धसंघीय संविधान कहा है, जबकि जेनिंग्स महोदय ने केंद्राभिमुख संविधान कहा है। जेनिंग्स महोदय ने केंद्राभिमुख संविधान कहा है, जबकि जी ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा है। सहकारी संघवाद कहा है जी ऑस्टिन महोदय ने। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, यानी कि भारतीय संविधान को संघात्मकता, हर चीज में राज्य को अधिकार नहीं दिया गया है, हर चीज में, यानी बिल्कुल एकदम रिजिड बना दिया गया बांटना ही बांटना है, नहीं, जहां जरूरी है केवल वहीं बांटा गया है। इसलिए संघात्मकता के तंग ढांचे में संविधान को नहीं ढाला गया है। यह स्टेटमेंट डॉक्टर अंबेडकर जी का है। अच्छा, अंबेडकर जी का एक स्टेटमेंट ये भी है, अगर भारतीय, मान लीजिए उनका कहना था उस समय, अगर भारतीय संविधान कभी फेल होता है तो हम ये मानेंगे कि इसमें लिखी गई बातें नहीं खराब हैं, इसको मानने वाले लोग खराब हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट, अच्छा था तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार। आज थोड़ा बहुत परिवर्तन की भले ज़रूरत हो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके अगला क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने आपको उसी दिन बताया था, चाहे एकल शब्द आए या विधि शब्द आए, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। एकल और विधि शब्द दोनों ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे वहाँ पर कोई भी व्यक्ति केवल और केवल देश का नागरिक होता है, वैसे हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति केवल और केवल देश का नागरिक होगा। यानी हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कोई भी व्यक्ति केवल कहाँ का नागरिक होगा, देश का होगा, ना वो राज्य का नागरिक नहीं होगा। जबकि अमेरिका में क्या है, देश के साथ साथ वह उस राज्य का भी नागरिक हो सकता है। इसलिए यहाँ कैसी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और एक है स्विट्जरलैंड, वहाँ पर देश का भी नागरिक, राज्य का भी नागरिक और जिला का भी नागरिक होता है, इसलिए वहाँ तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। ओके, तिहरी नागरिकता का प्रावधान है वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयस्क मताधिकार। अच्छा, ये मताधिकार क्या होता है, जैसे हम आपको समझा दें, एक विधानमंडल होता है या विधानसभा होता है और एक लोकसभा होता है। यहाँ का जो नेता होता है विधानसभा का, वो सीएम बनता है, और यहाँ का जो नेता होता है वो पीएम बनता है। ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, हम जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं, और ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ये हम जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं। यानी हम जनता इनको चुनते हैं और ये जा करके इनको चुनते हैं। और यहाँ पर भी वही प्रावधान है, क्योंकि संघ के साथ अर्थात केंद्र में हमने संघीय शासन प्रणाली अपनाई है, साथ में राज्य में भी संघीय शासन प्रणाली को या संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के साथ साथ हमने राज्य में भी वैसा ही अपनाया है कि जैसे केंद्र में एक वास्तविक प्रधानमंत्री होगा या वास्तविक संविधान का मुखिया होगा और नाम मात्र का राष्ट्रपति होगा, सेम उसी तर्ज पर राज्य में भी वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होगा और नाम मात्र का मुखिया राज्यपाल होगा। यानी ये विधानसभा के जो सदस्य हैं ये जाकर के मुख्यमंत्री को चुनेंगे। ठीक है, तो ये जो हम जनता हैं यानी हम वोटर हैं, और हमारे वोट देने की मूल संविधान में उम्र सीमा कितनी की निर्धारित की गई थी, 21 वर्ष, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत प्रधानमंत्री राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी, प्रधानमंत्री राहुल नहीं है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, इनके पापा ने यह उम्र सीमा 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। यह संशोधन इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 326 में किया है।
इन्होंने अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष निर्धारित कर दी। आज हम सभी लोग मतदान किस उम्र सीमा में करते हैं? 18 में ही तो करते हैं। घबराइए ना, एकदम तैयार रहिए, प्रधानी का इलेक्शन होने जा रहा है, पूरा मजा लीजिएगा प्रधानी का। और जितने कैंडिडेट होंगे प्यार से सबसे बात करिएगा, और नहीं बात करेंगे तो बुला करके बता दीजिएगा कि भैया हम तुमको जिता देंगे, बस टेंशन ना लो, यही समय है। ठीक है ना, इनको सबक सिखाने का मज़ा ज़रूर लीजिएगा प्रधानी का। हाँ, हमको मतदान या वोट देने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अगर पागल हैं, दिवालिया हैं, चित्त विकृत हैं, जेल में निरुद्ध हैं या जेल में बंद हैं या संविधान के नियमों का उल्लंघन किए हैं, तब आपके मताधिकार को बैन किया जा सकता है, रोका जा सकता है, आपको मतदान से वंचित रखा जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में नहीं रखा जा सकता है। और इसके बाद है संविधान की सर्वोच्चता। जैसे हमारा देश है, देखिए इसको, हमारा अपना भारत है, और ये है ब्रिटेन, और ये है क्या, यूएसए। हमारे यहाँ सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। हमारे यहाँ सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। ब्रिटेन में सबसे ऊपर क्या है? संसद है। और इनके यहाँ सबसे ऊपर क्या है? न्यायपालिका है। यानी कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैग हैं और महान्यायवादी हैं, ये सब संविधान के नीचे हैं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं और महारानी हैं, और हमारे यहाँ संसद भी किसके नीचे है? संविधान के नीचे है। न्यायपालिका भी संविधान के नीचे है, यानी सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। इनके यहाँ ऐसा नहीं है, इनके यहाँ सबसे ऊपर क्या है? संसद है, और इनके यहाँ संसद के नीचे है कौन? राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके यहाँ संसद के नीचे हैं बाकी सारे। और इनके यहाँ राष्ट्रपति वो ट्रंप भी, यानी कि राष्ट्रपति का पद भी न्यायपालिका से नीचे होता है। वहाँ जो नाम मात्र का प्रधानमंत्री होता है वो भी इसके नीचे होता था। वहाँ की जो संसद है जिसका नाम कांग्रेस है, जैसे अपने यहाँ संसद जिसे कहते हैं, अमेरिका में उसे कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस भी न्यायपालिका के नीचे होती है। यानी कि भारत में सबसे ऊपर संविधान, ब्रिटेन में संसद और यूएसए में न्यायपालिका है। चलिए इसके आगे है आपातकालीन उपबंध, या जर्मनी से लिया गया है। अच्छा, जर्मनी से लिया गया, ठीक है। यह हाँ, अब आपातकाल क्या है आपको हम समझा देते हैं 2 मिनट में। जैसे ये इधर मान लीजिए पाकिस्तान है, और ये अपना भारत है, और इधर की तरफ है ममता बनर्जी। समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बहुत दिल पे मत लीजिएगा। ये भारत वाले मान लीजिए हमारे ऊपर आक्रमण कर दें, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको 5 लाख करोड़ रुपया हर महीने देते हैं, मान लीजिए। तो आप हमको ये बताओ, अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो क्या मोदी पहले इनको पैसा दें कि पहले इनको मारे? पहले क्या बचाना होगा? पहले देश बचाना होगा ना। कभी ऐसा भी तो हो सकता है मोदी पता लगे इधर लड़ रहे हैं तो ममता बनर्जी कह रहे हैं मोदी हमारा पैसा दो। मोदी इधर लड़ रहा है और ममता बनर्जी कह रहे नहीं 5 लाख करोड़ हमारा पैसा दो, नहीं तो हम जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ से। तब तो यार समस्या हो जाएगी ना। ऐसी कंडीशन में अगर ममता बनर्जी मोदी से पैसा मांगेंगी तो गलत हो जाएगा ना। अगर नहीं तो पैसा उनको दे देंगे तो यार लड़ेंगे कैसे हम लोग, जीतेंगे कैसे? अपने देश को पहले बचाना है ना। हाँ, इसी वजह से। और इनकी व्यवस्था की गई आपातकाल उपबंध की व्यवस्था, यानी उपबंध किया गया आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान है हमारे संविधान में। ऐसी परिस्थितियों में जब ये हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे या हम इनके ऊपर आक्रमण करेंगे या हमारे यहाँ जो है चुनी हुई सरकार फेल हो जाएगी तो आपातकाल लग जाएगा। आपातकाल में सभी अधिकार प्रधानमंत्री के पास में आ जाते हैं। जैसे आज पीएम मोदी हैं तो सारे अधिकार किसके पास आ जाएंगे? मोदी के पास में आ जाएंगे। अगर ऐसी परिस्थितियों में ममता पैसा मांगेंगी तो मोदी कहेंगे समझ जाओ, सुधर जाओ। 1-2 बार वार्निंग देंगे, उसके बाद यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देंगे, बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, फिर इनको जेल वेल में जो भी डालना होगा कूट देंगे फिर कायदे से।
क्योंकि ये तो दुश्मन निकल बन रही है ना, तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए आपातकाल का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। इसके तहत 3 प्रमुख आप जानेंगे। अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत लिया गया है। ये दोनों जर्मनी से है, बाकी ये वाला अमेरिका से है। ये जो 352 है ना, इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपात। अगर या पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करें, हम पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करें, अथवा सेना हमारे यहाँ सशस्त्र विद्रोह कर दे। सेना, हाँ आप लोग नहीं समझोगे, सेना सशस्त्र विद्रोह पहले यही ना, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति को बदला गया सशस्त्र विद्रोह के तौर पर। एक्चुअली में ये आप पाकिस्तान का जब इतिहास पढ़ेंगे ना, तो वहाँ जानते हैं अपने यहाँ प्रधानमंत्री गवर्न या हैंडल नहीं होते हैं सेना से। सेना संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, राष्ट्रपति के अंडर में चलती है, संविधान के अंडर में चलती है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहाँ सेना जो कहती है प्रधानमंत्री कठपुतली बन करके नाचते रहते हैं। जैसे नचाती है सेना वैसे नाचते हैं। उनकी मजाल है कि हिम्मत हो, वो सेना के बिना पूछे चाय भी पी लें, पानी भी पी लें, बाथरूम भी चले जाएं, नहीं जा सकते हैं। सब वहाँ जो कुछ करना होता है उनको प्रधानमंत्री को पूछना होता है सेना से। इसलिए राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था 352 में की गई है। 356 में यदि राज्य की चुनी हुई सरकार चलने में असफल हो जाए तो उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। जैसे बाबा हैं, दंगा हो जाए, कंट्रोल ना हो पाए तो क्या करेंगे? बाबा हाथ फैलाते हैं ऐसे? नहीं, तुरंत राष्ट्रपति वहाँ से, राज्यपाल बताएगा, राज्यपाल के पापा हैं, जब हम पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी तो ऐसे कुछ रहेगा, राज्यपाल के पापा हैं राष्ट्रपति, तुरंत अपने पापा को सूचना देंगे, पापा मामला यहाँ गड़बड़ है। तो पापा जो है ये सूचना प्रधानमंत्री को देंगे और प्रधानमंत्री तुरंत इनसे कहेगा राष्ट्रपति शासन लगाइए भाई साहब राष्ट्रपति जी। तुरंत राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और जितनी चुनी हुई सरकार के मंत्री संतरी हैं ये सब गए काम से, और सारी सेना वहाँ पर कब्जा कर लेगी। फिर धीरे धीरे वहाँ स्थिति सुधार करके चुनाव करवाया जाएगा, नई सरकार आएगी। ऐसे ही प्रावधान है। ये है वित्तीय आपात, और सबसे ज़्यादा भारत में यही वाला आपातकाल लगा है। ये मात्र 3 बार लगा है, ये आज तक नहीं लगा है। ईश्वर ना करे कभी लगे भी। वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। आगे है हमारे संविधान का जो प्रावधान है। अच्छा, बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ा रहे हैं, बता दीजिएगा अगर तेज़ पढ़ा रहे होंगे, स्पीड थोड़ी स्लो कर लेंगे। पंचायत का गठन, चलिए हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसी गरीब का घर बनाना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो ये केंद्र है, तो क्या करेंगे? मोदी ला करके राम लुटावन को देंगे। राम लुटावन को क्या करेंगे? मोदी यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना ला करके लुटावन को देंगे, फिर लुटावन के बाद एक लोग को देने चले जाएंगे तमिलनाडु में। यार ऐसे कैसे ठीक होगा? प्रधानमंत्री योजना को ले करके सबके घर नहीं जाएंगे, पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया है। ठीक है ना? इस सिस्टम के तहत केंद्र पैसा भेजेगा किसको? राज्य को। राज्य पैसा किसको भेजेगा? जिले को। किसको भेजेगा? जिले को। और जिला किसको भेजेगा? ब्लॉक को। किसको भेजेगा? ब्लॉक को। और ब्लॉक किसको भेजेगा? गांव को। और ग्राम में बैठा हुआ प्रधान ही यह प्रधानमंत्री योजना राम लुटावन को देगा। यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। ये क्या है? ये कौन सी बीमारी है विकेंद्रीकरण? अगर नीचे से ऊपर की तरफ अर्थात सत्ता केवल एक हाथ में जाएगी, यानी कि नीचे से कई लोगों से अंतिम में सत्ता एक व्यक्ति में समाहित हो जाएगी, तो ये केंद्रीयकरण कहलाएगा। लेकिन अगर ऊपर से सत्ता नीचे के विभिन्न लोगों में बांट दी जाएगी तो उसे विकेंद्रीकरण कहलाएगा, कहा जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर जाना केंद्रीकरण, ऊपर से नीचे की तरफ आना, कई दिशाओं में बंटना विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे केंद्र में मोदी हैं और राज्य में किसको भेजा गया? योगी को भेजा गया। प्रत्येक राज्य में फिर अलग अलग लोगों के पास में गया, फिर प्रत्येक जिले में गया, फिर प्रत्येक ब्लॉक में गया, और प्रत्येक ब्लॉक के बाद प्रत्येक गाँव के प्रधानों के अकाउंट में पैसा गया।
या गांव के प्रधान से उस गरीब का अकाउंट नंबर मांगा गया। पहले होता क्या था, यहाँ से जब भेजा जाता था तो ये पैसा खा लेते थे, या प्रधान के अकाउंट में पैसा जाता था तो प्रधान इनका पैसा देते, 1,20,000 आता था तो प्रधान जी अपना 70-80 हज़ार दे करके 40-50 हज़ार ऐंठ लेते थे। इसी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने सबका अकाउंट खुलवाया। अब इनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा, और ये संभव हुआ है ग्राम पंचायतों के गठन से। पंचायती राज व्यवस्था जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, स्थानीय सुशासन, वहाँ पर खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ये हमारे संविधान की विशेषता है, और इसी के माध्यम से हमारे गांव को आत्मनिर्भर बनाने का भारत सरकार का ये प्लान है। ठीक है, खैर चलिए, इतनी सारी व्यवस्थाएं आज आपने पढ़ लिया है, इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।